और चलिए बात करते हैं पश्चिम एशिया की जंग की, जिसकी जब से शुरुआत हुई है पहले ही दिन से ट्रंप और उनके मंत्रियों का एक बयान हर दिन सामने आया। और वो बयान ये है कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी, कभी 1 घंटे तो कभी 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में जंग खत्म करने का दावा ट्रंप और उनके मंत्री करते रहे। लेकिन जंग को लेकर ईरान का स्टैंड पहले दिन से साफ है। शुरू अमेरिका ने की, खत्म हम करेंगे। ऐसे में अमेरिका पश्चिम एशिया के अखाड़े में उतरा तो दंगल करने था, लेकिन दलदल में ऐसा फंसा कि उसे निकलने का रास्ता अब नजर नहीं आ रहा। इस वॉर के बाद अमेरिका ने जिस मित्र देशों से मदद मांगी, उसने भी सुपर पावर का हाथ छटक दिया। खबर तो ये भी है कि जिन देशों के कहने पर अमेरिका खाड़ी में घमासान करने उतरा, उन देशों के साथ भी अमेरिका की बन नहीं रही। लिहाजा अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली ऑटोनॉमी बनाकर रखने का पूरा दिखावा कर रहा है, और इस दिखावे में उसे पाकिस्तान जैसे देशों की अब मदद लेनी पड़ रही है। जंग का 30वां दिन आज चल रहा है। क्या है पूरी वॉर रिपोर्ट, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले पश्चिम एशिया में एक तरफ हमले जारी हैं तो दूसरी ओर कूटनीति का खेल जारी है। इसी बीच ईरानी मोर्चे से एक बड़ी खबर है कि ईरानी सेना ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। ईरानी यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ये चेतावनी दी गई है। इजराइल अमेरिकी यूनिवर्सिटी बनेगी टारगेट, ये IRGC ने कहा है। पश्चिम एशिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इजराइल और अमेरिका से कनेक्टेड हैं, उन पर अटैक करेंगे, ये IRGC का कहना है। तेहरान में आपको याद होगा बीते दिन वो तस्वीर सामने आई थी जब इजराइल की तरफ से एक यूनिवर्सिटी की इमारत पर हमला किया गया, और इसी के जवाब में अब IRGC का बयान सामने आया। कहा यह गया कि यूनिवर्सिटी आर्थिक संस्थानों को टारगेट बनाने के पीछे हमारी वैज्ञानिक क्षमता को कमजोर करने की कोशिश है। और इसी के जवाब में अब ईरान ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए संकेत दिया कि ईरान ने ये कहा है कि अमेरिका और इजरायली संस्थानों को निशाना वो बना सकता है। शनिवार को तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिसर पर हमला हुआ था। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इसके अलावा आपको याद होगा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तेहरान में, उस पर भी बहुत पहले ही हमला हो चुका है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। और यही कारण है कि ईरान ये कह रहा है कि भाई जब आप इन तमाम ठिकानों पर, इन तमाम जगहों पर आप हमला करते हैं तो आप हमारी वैज्ञानिक क्षमता को भी कमजोर कर रहे हैं, और इसी वजह से हम जबरदस्त रिटेलिएट करेंगे। और सबसे दुखद पहलू ये है कि अब ईरान ने कह दिया है कि हम भी आपके यूनिवर्सिटीज पर अटैक करेंगे। अमेरिका की ओर से एक तरफ तो सीजफायर का ऐलान हुआ, दूसरी ओर लगातार हमले जारी है। इसी बीच 5 तस्वीरों के जरिए हमलों की पूरी कहानी आपको बता देते हैं कि 30वें दिन क्या हाल है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दरअसल एक वीडियो जारी किया, वो तस्वीर में आपको दिखाएंगे। दावा यह है कि ईरानी जहाजों को निशाना बनाया गया। ये आप तस्वीरें जरा देख लीजिए। ड्रोन से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी निशाना साधा गया, और इसमें एयरपोर्ट का रडार सिस्टम जो कि पूरी तरह से तहस नहस हो गया। दुबई को भी ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने एक बार फिर से टारगेट बनाया। IRGC कह रहा है कि जिन ठिकानों पर हमला हुआ वहां पर 500 से ज्यादा अमेरिकी छिपे हुए थे, ये सैनिक है। मिसाइल ड्रोन हमलों में अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचा। इजराइल में ईरान के 2 पारंपरिक मिसाइलों ने लगभग 150 मीटर के क्षेत्र को तबाह कर दिया। 11 लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल की वायु रक्षा में एक बड़ी सेंधमारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में युद्ध को कवर कर रहे 3 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। तो वॉर पिक्चर क्या है वो आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, और ये तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध कितना विध्वंसक हो चला है। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। अभी पूरी दुनिया के सामने सवाल यही है कि आखिरकार ये जंग कहां जाकर थमेगी, क्योंकि भले ही अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान को पटकनी दी है, बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने पहले दिन से ही तेवर दिखा दिए हैं कि खून का बदला खून। प्रतिशोध की आग में इस वक्त ईरान ऐसा जल रहा है कि वो खाड़ी के कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब आपको इस जंग के 30वें दिन की पूरी अपडेट रिपोर्ट बताते हैं, कैसे कूटनीति और रणनीतिक तरीके से जंग को लेकर पूरे दावपेच चल रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है, दुश्मनों को अपनी जमीन पर युद्ध छेड़ने ना दिया जाए। अगर ईरान पर हमला हुआ तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस ने फोन पर बातचीत की है। पीएम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालत पर चर्चा की। ऊर्जा, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले की निंदा की गई। ईरानी नौसैनिक जहाजों पर अमेरिकी सेना हमला कर रही है। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले हुए, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। इधर दुबई में फिर से अटैक कर दिया गया। 500 अमेरिकियों के छिपने का दावा था। दुबई में हमलों में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इधर इजराइल में ईरान ने दागी 2 भारी भरकम मिसाइलें, 150 मीटर के क्षेत्र को तबाह किया गया। 11 लोग घायल हुए हैं। ये हालात इस वक्त बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि परिस्थितियां सुधर नहीं रही।
और भारत इस वक्त पहुंचा है ऐसी जगह जो एस्टेओल कहलाता है और जेरूसलम के पास में है, लेकिन एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन की कहानी बयान कर रहा है, क्योंकि इजराइल की 2 मिसाइलें जो कि कन्वेंशनल मिसाइलें हैं, ना कि क्लस्टर म्यूनिशन था, वो आके इनग्रेस कर चुकी हैं एयर डिफेंसेस को। और मेरे सामने जो देख रहे हैं आप, सिर्फ एक उन 2 क्रेटर्स में एक क्रेटर है जो कि आके कन्वेंशनल मिसाइल द्वारा बनाया गया है फिलहाल। और आप उसके बाद देखिए ये दूसरा क्रेटर है जो उससे लगभग 20 मीटर की दूरी पर है, और उसके आगे देखिए पूरी कारें किस तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जो एक पार्किंग लॉट है ऐसा बताया जा रहा है। ये पूरा जो इलाका है लगभग 150 मीटर की परिधि में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। और इस वक्त यहाँ की जो फोर्सेज हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और उसके सामने आप जो घर देख रहे हैं किस तरह से वो वेव्स में और ट्रेमोर्स में हिल गया है, ऊपर जो छत है उसकी वो किस तरह से नीचे आ गई है। और ये कहानी हम जहाँ खड़े हैं उसके पीछे भी इस तरह का पूरा डिस्ट्रक्शन है, जहां अभी हम आपको ले चलेंगे। लेकिन जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस क्लस्टर म्यूनिशन का जो बातें चल रही थी उस दौरान 2 कन्वेंशनल मिसाइल ने आकर के पूरे एयर डिफेंसेस को ब्रेक किया और आकर के जमीन पर विध्वंस फैला दिया उन्होंने। और ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बना हुआ है कि कैसे इतने बड़े तौर पर मिसाइलें आकर के इस इलाके में इनग्रेस कर गई और उन्होंने डिस्ट्रक्शन फैलाया। और ट्रेमोर्स की कहानी यहाँ फैले हुए जो फलों के वृक्ष हैं और जिस तरह से वो बिखर गए हैं फल यहाँ चारों ओर, वो पूरी ट्रेमोर की कहानी बता रहे हैं। विजय सचिन रावत के साथ मयंक सिंह, एस्टेओल से, टाइम्स नाउ भारत। तो भी आपने ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी, किस तरीके से ईरानी हमले में नुकसान हुआ है। एक और तस्वीर है, रिपोर्ट के जरिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। एस्टेओल का वो इलाका है जहां टाइम्स नाउ भारत की टीम इस वक्त विध्वंस को दिखा रही है आपको, जो कि मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट पहले हुआ है। 2 मिसाइलें, कन्वेंशनल मिसाइलें आकर गिरी हैं और आप देखिए किस तरह से उन्होंने विध्वंस फैलाया हुआ है। हमारे सामने जो दोनों कारें हैं उनकी न सिर्फ विंड स्क्रीन टूटी है, वो पिचक गई हैं अलग अलग मलबों के जोर से। और हमारे बाईं तरफ देखिए किस तरह से पूरा सामान यहाँ आके बिखरा हुआ है। घर से हालांकि ये सामान निकाला गया है, हम आपको उस घर में ले चलते हैं जहाँ की अंदर एक अलग ही विध्वंस का रूप फैला हुआ है और ट्रेमोर्स और वेव्स ने किस तरह से आकर के चीजों को एकदम बिखेर दिया है। ये देखिए किस तरह से घर की सारी सामान और चीजें बिखरी हुई हैं। और मेरे दाईं तरफ है वो लिविंग एरिया है जहां पे वो सब लोग परिवार मिलकर के बैठकर बातें किया करते होंगे। वो देखिए सामने बच्चों की कार है, टॉयज हैं। और ये पूरा ट्रेमोर का इलाका है माना यह जा रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बना हुआ है इस वक्त। कई बार ये चीजें रिपीट हुई कि किस तरह से आकर के 2 कन्वेंशनल मिसाइलें इनग्रेस कर गई हैं, इतना बड़ा क्रेटर क्रिएट किया है पूरे लगभग 150 मीटर के दायरे में। ये किचन का इलाका है, देखिए किस तरह से चीजें बिखरी हुई हैं, जो भी चीजें और नीचे प्लेट्स हैं, सब कुछ एकदम टूटा हुआ है। ट्रेमोर का जो जिससे हिली होंगी चीजें फैल गई हैं चारों ओर। और मेरे पीछे बच्चों के खिलौने में बिखरे हुए हैं, किताबें हैं उसमें और पेंटिंग्स हैं बच्चों के। और यही कहानी इस पूरे इर्द गिर्द में चारों ओर नजर आ रही है। और विध्वंस, आसपास के लोग जो आके सब घर से बाहर निकल आए हैं और देख रहे हैं किस तरह से यहाँ विध्वंस फैला है। हालांकि डर जाहिर है जब इतना बड़ा धमाका होता है और वो भी साथ साथ 2 धमाके एक साथ मिसाइलों के, तो आप समझ सकते हैं। ये है बच्चों का कमरा और यहाँ भी देखिए चीजें टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं और परिवार इस वक्त जा चुका है इस जगह से। ये समझ सकें कि किस तरह से जो विध्वंस होता है या जो युद्ध होता है कैसे परिवारों में को हानि पहुंचाता है और किस तरह से चीजें नष्ट होती हैं, भले कैसी भी हों। विजय सचिन रावत के साथ मयंक सिंह, एस्टेओल से, टाइम्स नाउ भारत। तो परिवार खत्म हो जाते हैं ऐसी जंग में, लेकिन बावजूद जंग थमती नहीं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, कर्नल उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। और सबसे पहले एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, आप ही के पास आते हुए, सर जंग का 30वां दिन, एक तरफ अमेरिका का ये कहना कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, दूसरी तरफ ईरान का ये कहना कि भाई हम भी आपके यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएंगे, तीसरी तरफ हुतियों का भी इस जंग में कूदना, चौथी तरफ पाकिस्तान में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों का पहुंचना। दुनिया में क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट के इस घमासान पर? प्रिया, घमासान चल रहा है, ये पहला शब्द जो आपने इस्तेमाल किया बिल्कुल सही है। और ये युद्ध रुकता नजर नहीं आ रहा है।
क्योंकि रोकने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो पाकिस्तान में 3-4 फॉरेन मिनिस्टर्स के इकट्ठा होने से नहीं होगी। एक संकेत दिया जा रहा है कि हम रोकना चाह रहे हैं, लेकिन कौन रोकना चाह रहा है? जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं वो तो वहाँ प्रेजेंट नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का अपना एक कमिटमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, मिलिट्री एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत अगर ईरान उनके ऊपर हमला करता, जो हमला कर रहा है, तो वो उनको मदद करनी पड़ेगी सऊदी अरेबिया की। तो ऐसे आदमी की और ऐसे देश की मध्यस्थता कहाँ तक काम आएगी, ये समझ में नहीं आता। पाकिस्तान जो लोन्स के सहारे चल रहा है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट है, जिसकी इकोनॉमी सिर्फ वही है कि जितना लोन मिलेगा उतना घर चलेगा, उससे कैसे उम्मीद की जाएगी कोई न्यूट्रल रहेगा। अब आते हैं उस बात में जो आपने पिक्चर की बात की है, जहां तक सवाल उठ रहा है जिस तरीके से बमबारी हो रही है और जो वहां से बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी बयान आ रहे हैं। मार्को रूबियो कुछ बोलते हैं और जो स्टेट सेक्रेटरी हैं और उनके जो पीट हेग्सेथ हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो कुछ और बोलते हैं। तो मिला करके ईरान को भी कोई एक मैसेज नहीं आ रहा है और ट्रम्प बीच बीच में पोस्ट कर देते हैं जिसमें सिर्फ धमकियां होती हैं, सुलह की कोई बात नहीं होती है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात हो रही है वो तो खुला हुआ था, ये तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर है, ये नहीं कहा सकता। और जहां तक हूती अगर बीच में आ गए तो आप समझ लीजिए यहाँ से जो 20% गैस और तेल की जो संकट था पूरे विश्व पर, वहां से 22% तेल भी उसमें शामिल है और ट्रेड भी शामिल है। और वो एशिया को कनेक्ट करता है शॉर्टेस्ट रूट से, यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से। अब उसके बाद तो बहुत एक तरीके का संकट और बढ़ जाएगा। ट्रम्प के ऊपर ये भी प्रेशर है और ट्रम्प के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। और तो सर जब आप ये बातें बोल रहे हैं तो मतलब दर्शक ये समझ सकते हैं कि इसका रिपरकेशन पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक होगा अगर ये जंग और भी ज्यादा बढ़ती है तो 30 दिन में हालत क्या हुई वो तो सब देख रहे हैं। लेकिन कर्नल उत्कर्ष राठौर, ये खबर सामने आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कि बहुत संभव है कि वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी तैयारी में अमेरिका है, वहां पर डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा दी गई है, वहां पर सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी गई है, वहां पर मिलिट्री पूरा बेस अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है। अभी इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में जब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हमने तो सीजफायर का ऐलान कर दिया है, इसकी कितनी संभावना है कि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका शुरू करे? देखिए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप चलिए अभी अपने एडमिरल्स और जनरल्स की बात सुन रहे हैं। जो इन्होंने 7 या 6 अप्रैल तक की मोहलत दी थी वो ईरान के प्रति प्रेम के लिए नहीं दी थी, वो इसलिए दी थी कि उनकी एम्फीबियस एक्सपेडिशनरी फोर्स आकर इकट्ठा हो जाए। कल जो है उनके 2 एम्फीबियस शिप्स आ गए हैं। अब बात करते हैं कि ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड कहाँ हो सकते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में आता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और एक बात और भी कही जा रही थी कि अमेरिका शायद जंग के आखिरी दिनों में कोशिश करे कि वो 400 किलो यूरेनियम कहाँ है, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, अमेरिका के बूते का राग लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो मरीन्स आए हैं, जो एम्फीबियस शिप्स आए हैं, वो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल होंगे और उन सारे आइलैंड्स को पकड़ने की, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जहां से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करता है और वहां के मैरीटाइम ट्रैफिक को रोकता है। कि क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि टेरन ईरान का बिल्कुल अलग है। मैं आ रही हूँ सर, आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन हम दर्शकों को भी ये बताते चले कि जंग का एक मोर्चे पर तमाम देश हमलावर है तो पर्दे के पीछे से कूटनीतिक दाव भी है। अब इस कूटनीति की कुर्सी इस्लामाबाद में लगाई जा रही है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी एशिया की जंग पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। 3 देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। सऊदी, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। पश्चिम एशिया के तनाव को कम करने पर मंथन होगा। पाकिस्तान और बाकी कुछ देश मिलकर अब पश्चिम एशिया की जंग पर ईरान को साधने की रणनीति बना रहे। इसी रणनीति को लेकर अब पाकिस्तान में बिसात बिछने की तैयारी है। हालांकि माना यह जा रहा है कि इस कूटनीतिक कदम के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका किसी भी तरीके से अपनी छवि को बचाकर जंग से निकलने की कोशिशों में है, जिसको लेकर वो पाकिस्तान का पूरा इस्तेमाल कर, और यही कारण कहा जा रहा है कि आज इस्लामाबाद में ये जो 3 देश हैं उनके विदेश मंत्री जब पहुंच रहे हैं, जब बैठक होगी, तो एक तरीके से अमेरिका की जो चाहत है उसी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या ईरान को साधना इतना आसान होगा? अमेरिका की रणनीति और पाकिस्तानी कूटनीति को लेकर के कुछ तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। ये देखिए पहली तस्वीर, जिसके जरिए पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका दोनों को साधने की कोशिशों में है ताकि किसी तरह से पश्चिमी एशिया में युद्ध विराम कराया जा सके।
हाल ही में इन्हीं कोशिशों को लेकर पाकिस्तान का एक गुप्त मिशन भी ईरान ने खोला। अब बाकी देशों को साथ लाकर वो रणनीतिक मंथन की कोशिशों में है और इसी कोशिश का नतीजा ये है कि इस्लामाबाद में मिस्र, सऊदी, तुर्की के साथ होने वाली पाक विदेश मंत्रियों की मीटिंग, इसी दौरान पाकिस्तानी पीएम से भी तीनों देशों के पीएम मुलाकात करेंगे। लेकिन तीनों देशों की मुलाकात से पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है, जिसमें उन्होंने ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा की। यानी कि अमेरिका और इजरायली हमलों की निंदा पाकिस्तान ने की है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि तीन देशों के साथ में बैठ करके अगर कोई रणनीति बनती है और इसमें बड़े इस्लामिक देश हैं, अगर वो साथ में बैठते हैं, खाड़ी देश जो कि खुद इस जंग की चपेट में है, अगर वहां पर एक बड़ी बैठक हो रही है तो इसको लेकर के तमाम तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का रोल है वो क्या सधेगा या फिर ईरान को साधने की रणनीति, आप ये समझिए कि कैसे पाकिस्तान कूटनीति के पीछे डबल गेम खेल रहा है। क्या ईरान को उसके खेल पर भरोसा है? समझिए ग्राफिक्स के जरिए। मध्यस्थता पर पाकिस्तान का ये कूटनीतिक दाव है। सऊदी अरब, टर्की, मिस्र के साथ ये बैठक और तीनों देशों के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने तीनों को बुलाया। क्षेत्र में तनाव कम करने के मुद्दे पर मंथन होगा। पाक पीएम शहबाज की ईरानी राष्ट्रपति से बीते दिन चर्चा भी हुई। ईरान पर हो रहे हमलों की शहबाज ने निंदा की। ईरानी विदेश मंत्री की तुर्की विदेश मंत्री से बातचीत की। मध्यस्थता की कोशिशों पर अराक्ची ने शक जताया है। यूएस पर अनुचित मांगों, विरोधाभासी कार्रवाई का आरोप भी लगाया गया है। पाक विदेश ने भी अराक्ची से विदेश मंत्री ने भी फोन पर बातचीत की। सभी तरह के हमले और शत्रुता को खत्म करने की अपील यहां से की गई है। तो अपील लगातार हो रही है। शहबाज शरीफ खुद फिजिस्कियान से बात कर रहे हैं, उन्होंने हमलों की निंदा की। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में है कि वो कुछ कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता है कि वो मोहरा जरूर बन सकता है। और क्या पाकिस्तान अमेरिका से क्या वो इस तरीके का कोई विरोध हासिल करता है? ये लगता नहीं है संभव, क्योंकि जो पाकिस्तान भीख मांग रहा है वो अमेरिका से कहाँ इस तरीके से मतभेद करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस जंग में एक तरह से अमेरिका का मोहरा है, जो हम आपको बता रहे थे। मध्यस्थता को लेकर उसे अमेरिका ने चुना, ये बात कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पाकिस्तान की मध्यस्थता को एक्सपोज कर दिया। एशिया की जंग से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, ये भी आप जरा समझ लीजिए। जंग से निकलना अमेरिका चाहता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही ईरान में अपना मिशन खत्म करेंगे। ये जेडी वेंस कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के अमेरिका पर भी बहुत प्रेशर है। अमेरिका की आवाम सड़कों पर है, लगातार वो विरोध कर रही है। नो किंग्स को लेकर के वहां पर लगातार विरोध हो रहा है सड़कों पर, वहां पर लोग उतरे हुए हैं। मिड टर्म इलेक्शन भी है और इसी वजह से अमेरिका भी चाहता है कि भाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अलग राग अलापते हैं। ये भी एक बात है कि वो अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। कई बार उनके स्टेटमेंट सामने आते हैं जिसमें वो पलटते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिरकार ट्रंप अमेरिका को कहां ले जा रहे हैं, दुनिया को कहां ले जा रहे हैं, ये सवाल है। अब ट्रंप के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट की खबर है। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर इस वक्त हजारों लोग उतरे हुए हैं। ट्रंप की पॉलिसी, मिडिल ईस्ट जंग के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इजराइल की राजधानी में भी प्रदर्शन हुआ है। तेल अवीव में भी लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि आम जनता कभी भी ऐसे जंग में कूदना नहीं चाहती। और यही कारण है कि अब इन तमाम मुल्कों से आवाजें उठ रही है कि जंग को खत्म कीजिए। आप सोचिए, 1 महीने का वक्त हो चुका है। कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि ये जंग जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। हालांकि इतिहास ये भी गवाही देता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जंग बहुत लंबी चली है, लेकिन उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ सिफर ही रहा है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वॉशिंगटन, लंदन, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस, ओरेगन की ये तस्वीरें। नो किंग प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका में फिर से सत्ता पे काबिज हुए हैं, ऐसे प्रोटेस्ट उनके लिए बड़ा आम हो चुका है। आपको मालूम है कि इससे पहले भी इमिग्रेशन को लेकर के, अबॉर्शन को लेकर के, इवन वीजा को लेकर के जो उन्होंने फैसले लिए, लोगों ने विरोध किया है, जनता सड़कों पर उतरी है। लेकिन अब जब उन्होंने अमेरिका को युद्ध में धकेला, तब ऐसे सवाल उठ रहे हैं। वहां पर उनके पार्टी के लोग ही इस्तीफा दे रहे हैं कि आपने जंग में बेवजह क्यों हमारे मुल्क को धकेल दिया। आप इन तस्वीरों में देखें, तेल अवीव में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है। पीके श्रीवास्तव सर, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई तो हम चर्चा लगातार करते रहे। अमेरिका पर भी इस वक्त एक भारी दबाव क्या आपको भी महसूस हो रहा है? एक तो मिड टर्म इलेक्शन, दूसरा सड़कों पर जनता का उतरना। क्या अमेरिका की भी मजबूरी है कि वो जल्द से जल्द इस जंग को खत्म कर दे? प्रिया, मैं आपको उस प्रश्न पे आऊं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी ट्रंप की, कि वो दिल से बात करते हैं। उन्होंने कहा मुझे लूजर्स का साथ बहुत पसंद है, इसीलिए वो
जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं उनको फेवरेट फील्ड मार्शल बोलते हैं, क्योंकि ऑफ सिंदूर में पूरी तरह हार गए थे। ये बात उनकी मुझे बहुत पसंद आई, और उन्होंने क्यों पाकिस्तान को चुना वो भी अब समझ में आ रहा है। पाकिस्तान मोहरा नहीं, सिर्फ प्यादा है। अब आपकी बात पर आते हैं कि जहां तक वहां का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, अमेरिकन सिटीजन का सवाल है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़ाई हमने किस लिए शुरू की। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले बोला कि हम रेजीम चेंज करना चाहते हैं, बाद में उन्होंने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैं रहूंगा और ईरानियन जो अयतुल्ला है वो रहेंगे। तो अब ये समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाहते हैं, और अब कह रहे हैं मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दूंगा और उसका नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प पड़ जाएगा। तो ये जो इस तरह का विरोधाभास लगातार चल रहा है, और जिसमें अभी 12 अमेरिकन सोल्जर्स, 13 तो अमेरिकन सोल्जर्स जो है मार्टर हो गए हैं, 12 को अभी चोटें भी लगी हैं। उनका जो मेन अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम था, आपको बताएं उसका दाम था कम से कम $2.5 बिलियन, उस जमाने में वो खरीदा गया था। उसको ईरान ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। उनके 20 एयरक्राफ्ट, 12 ड्रोन्स की, जो वैसे हल्के वाले ड्रोन्स नहीं, वो ड्रोन जिनकी कीमत हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, जो इनके MQ-9 टाइप के ड्रोन्स है वो खत्म हो गए। इनका थार्ड का रेडार सिस्टम खत्म हो गया। तो एक्चुअली एक तरीके से गल्फ खाड़ी देश जो हैं उन पे कोई आईज इन द स्काई रह नहीं गई है उतनी ज्यादा। इसीलिए ईरान को इतनी सहूलियत है वहां लोगों को अपने ये पहुंचा देना और तो शायद अमेरिका ने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से पलटवार ईरान कर सकता है जिससे उसको भारी नुकसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।